नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हमारे साथ है मेजर जनरल राजू चौहान सर। आज हम उनसे बात करेंगे रिगार्डिंग जो 6th शेड्यूल जो लद्दाख की डिमांड है, जो लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ था जिसके रिलेटेड अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में काफ़ी वायलेंस भी हो गया था। तो उसमें उनकी क्या डिमांड है? क्या 6th शेड्यूल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्या उसके पैरामीटर्स है? वो सब हम सर से आज डिस्कस करेंगे और सर हमें वो पूरा डिटेल में बताएँगे कि क्या है 6th शेड्यूल में और क्यों हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और बॉर्डर स्टेट का क्या इम्प्लीकेशंस होता है उस पे। तो सर वेलकम टू माय शो एंड थैंक यू आने के लिए सर। सो सर प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता पाएँगे एक्चुअली 6th शेड्यूल क्या है एंड क्यों गवर्नमेंट को देना चाहिए और गवर्नमेंट अभी तक क्यों नहीं दे रही है और क्या इसके कॉजेज़ हैं जो गवर्नमेंट अभी वी कैन से आनाकानी कर रही है देने के लिए सर? ओके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी दिनेश। और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा जय हिंद। सबसे पहले जरूरत है कि हम ये समझे कि सिक्स शेड्यूल है क्या। सिक्स शेड्यूल जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल प्रोविजन है विच इज अंडर आर्टिकल 244(2) एंड 275(1). बेसिकली जो है ये सिक्स शेड्यूल जो है ये ट्राइबल कम्युनिटीज को एक तरीके से कुछ स्पेशल राइट्स जो है प्रोवाइड करता है। और ये अभी फिलहाल हमारे देश में कई जगहों पर ऑलरेडी जो जो ट्राइबल डोमिनेटेड इलाके हैं वहां पर ये ऑलरेडी लागू है। बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम, ये एक तरीके से उनको जो है एक तरह से थोड़ा सा जो है ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल की जो पर उनका जो हुँ, पावर है वो उनको प्रोवाइड करता है। और इसके तहत जो होता है उन इलाकों में डिस्ट्रिक्ट ऑटोनमस काउंसिल्स जो होती हैं उनका जो है प्रावधान है और वो बनती हैं। और ये जो डीएसीज होती हैं इनको काफी जो है पावर होती है। बेसिकली इनको सेल्फ गवर्नेंस जिसको हम बोलते हैं उसकी जो है इस सिक्स शेड्यूल के जो तहत जो है उनको ये जो है पावर दी जाती है। अभी अगर हम इसको देखते हैं तो एक तरीके से जो डीएसीज होती हैं, डीएसीज ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि दे आर लाइक मिनी गवर्नमेंट्स। ओके। उनको बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो है कंट्रोल करने की जो है पावर इस शेड्यूल के थ्रू मिलती है। जैसे कि सब्जेक्ट जैसे मैं बोलता हूँ लैंड, फॉरेस्ट, रिसोर्सेज, कल्चर, लोकल गवर्नेंस। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर उनको जो है कंट्रोल करने का मौका इस सिक्स शेड्यूल के थ्रू मिलता है। अभी फिलहाल ये हमारे देश में कहाँ लागू है? ये चार स्टेट में लागू है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चार स्टेट में नॉर्थ ऑलरेडी ये ईस्ट के हैं लागू हम। है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, पर अभी अगर हम इसको लद्दाख से कंपेयर करें तो देयर इज अ डिफरेंस। नॉर्थ ईस्ट में जो है जो ये ट्राइबल एरियाज हैं, ये ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं, वो लिमिटेड है, वो सारा नहीं है। वेयर एज अगर अगर आप लद्दाख को देखेंगे, लद्दाख की 80% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल है। उसमें जी, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, पर ये 80% पॉपुलेशन जो है ट्राइबल डोमिनेटेड है। तो वर्चुअली आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अगर 80% पॉपुलेशन ट्राइबल के कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं तो 80% का इलाका भी जो है ऑलमोस्ट उसी जो है जो टेरिटरी है वो भी ट्राइबल डोमिनेटेड इलाका माना जा सकता है। तो इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है। अभी इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि जहाँ पे ये अप्लाई होती है वहां पे क्या क्या इसके प्रोविजन से हमें क्या फर्क आता है। सबसे पहले जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि इनका जो सेल्फ प्रोटेक्शन जो है, इनके जो कल्चर का प्रोटेक्शन, इनकी लैंड का प्रोटेक्शन, इनके जॉब्स का प्रोटेक्शन, इनके बिजनेस का प्रोटेक्शन, वो सब चीजों का प्रोटेक्शन इनको इस सिक्स शेड्यूल के थ्रू जो है इनको प्रोवाइड होता है। वो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और बाय फार अगर आप देखें तो लद्दाख हमारे देश का एक बहुत ही पीसफुल रीजन रहा है। और लद्दाखी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ शोल्डर टू शोल्डर जो है लड़ाइयों में खड़े रहे हैं। अभी लेटेस्ट जब स्नो लेपर्ड हुआ था, स्नो लेपर्ड के दौरान कैलाश जो माउंटेन था जिसको भारत ने यस, कैप्चर ब्लैक किया था, टॉप जो का कि है। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, उसमें लद्दाखियों ने उसको कैप्चर करने में भारतीय सेना की काफी मदद की थी। तो लद्दाखी बाय फार जो है बहुत पीसफुल, पीस लविंग और क्या कहते हैं बहुत ही सिंपल किस्म के लोग हैं। और जो है उन लोगों को किसी भी तरीके की इस तरीके की ये नहीं कह सकते कि ये कोई देश के
खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। करेक्ट सर। अभी ये जो लैंड जो है, दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो आता है लैंड। अभी लैंड जो है आज की डेट में, इंडिया क्या कहीं पे भी आप चले जाइए, लैंड जो है वो एक सोने के बराबर या सोने से भी ज्यादा उसकी वैल्यू मानी जाती है। अब लैंड को अगर इस्तेमाल जो है या लैंड का जो यूसेज है, अगर उसके लिए इनके पास कंट्रोल होगा, डीएसी के पास कंट्रोल होगा और उनको परमिशन देनी होगी लैंड यूसेज के लिए, तो ये यहाँ आके जो है एक थोड़ा सा कंफ्लिक्ट क्रिएट करता है। बाकी चीजों में ठीक है, आप कोई और नॉर्मल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोई होटल बनाना चाह रहा है, कोई फैक्ट्री बनाना चाह रहा है, या कोई बिजनेस करना चाह रहा है, या कोई स्कूल खोलना चाह रहा है, या कोई भी इस तरीके की चीजें हैं, और उसमें डीएसी की अप्रूवल लेनी है लैंड के लिए, तो समझ में आती है बात, वो बिल्कुल बनती है। लेकिन लद्दाख जो है हमारे देश का आज की तारीख में एक बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर रीजन है, और इस इलाके में हमारा जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक रहा है, जिसकी वजह से पास्ट में हमने जो है काफी कुछ सफर किया है। अभी हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं, और काफी दिनों से 2020 के बाद से काफी कोशिश की जा रही है कि इस इलाके में जो है, जो अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाए। और अगर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर आपने मजबूत करना है, तो रोजाना आए दिन हम सुनते रहते हैं कि चाइना ने इतनी किलोमीटर की रोड एलएसी की तरफ इतने दिनों में बना दी, उसने इतने ब्रिजेस ले कर दिए, उसने यहाँ पे गांव के गांव बसा दिए, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और वो सुन के सभी भारतवासियों के दिमाग में एक थोड़ा सा ये आता है कि यार चाइना इतना कुछ कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? अब कर तो हम भी रहे हैं, और जितनी स्पीड से हो सकता है या जितनी शिद्दत से हो सकता है उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और काफी कुछ हुआ है। अगर लोग जो ऑफ लेट जो अगर लद्दाख में गए होंगे, जो एज ए टूरिस्ट ऑल्सो और विजिट कर रहे होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स की कंडीशन चेंज हो गई है, बहुत सारे नए एयर स्ट्रिप्स ले हो गए हैं, बहुत सारे ब्रिजेस ले हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग और डेवलपमेंट होती है, इसकी कुछ टाइमलाइंस होती है। अगर आप टाइमलाइंस पे लैग करेंगे, तो ये आपके जो है प्रिपेयर्डनेस के ऊपर, जो आपकी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उसके अफेक्ट करेगा, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अब कोई बोलेगा कि जो सिक्स शेड्यूल है, इसके अंडर जो है, जो ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं या जो डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनको तो आप क्या कहते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसको आप, अगर आप निटी ग्रिटी में जाएं या बिल्कुल फाइन लाइंस में पढ़ें, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको डीएसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पर ये है, उसमें एक उसका एक प्रोविजन है कि जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो उसको एक तरह से वेवर दे सकते हैं। ओके। अब एक चीज होती है कि आपके पास फ्रीडम है डिफेंस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। दूसरा है कि आपको कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए पहले जो है फाइल मूव कीजिए, वो फाइल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है उसका वेवर देंगे, या उसको डीएसी का बोलेंगे कि इसको डीएसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और फिर आप उस प्रोजेक्ट को आके लेके जाएंगे। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आप क्या उसको कितने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। इट इज नॉट नीड टू नो बेसिस कि आप क्या बनाना चाहते हैं, कहाँ किस जगह बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के क्लियरेंसेस के लिए अगर फाइल मूव करेगी, तो पता नहीं कितने लोग उस फाइल को देखेंगे और वो कितने की नॉलेज में आएगी। साथ ही करेक्ट साथ सर। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो वहां पर अपॉइंटेड हैं, ही इज एडमिनिस्ट्रेट, मतलब ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज बेसिकली जो है वो क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी को गवर्न कर रहे हैं। तो उनके जो है उनके ऊपर पॉलिटिकल कंपल्शन भी है, ऐसा नहीं है कि उनके पास उनके ऊपर पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है। ठीक है। तो उनको भी फाइल क्लियरेंस करने में मुश्किल आ सकती है। अभी हम बात कर रहे हैं डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। आप नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की देखिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए जहाँ कोई सिक्स शेड्यूल नहीं है, आप दिल्ली में देख लीजिए जहाँ कोई सिक्स शेड्यूल नहीं है, आप किसी और स्टेट में देख लीजिए जहाँ कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं है। वहीं पर जो है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आपको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए इतनी मुश्किलें आ जाती हैं, क्योंकि आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेज आते हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई उसमें कंसर्न आ जाता है, कोई वाइल्ड लाइफ कंसर्न आ जाते हैं, तो तरह तरह के कंसर्न आ जाते हैं, और प्रोजेक्ट जो है वो लिम्बो में चला जाता है या डिले होता चला जाता है।
अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1990s में मेघालय, जहाँ पे कि 6 शेड्यूल एप्लीकेबल है, वहां पे गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करने की कोशिश की यूरेनियम माइनिंग के लिए। ओके, अब नाउ हाउ इम्पोर्टेंट इज यूरेनियम फॉर द कंट्री, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। वी डोंट हैव यस सर। मच रिजर्व्स ऑफ द यूरेनियम, वी आर मोस्टली इंपोर्टिंग यूरेनियम। Now, whatever little reserves we have, we were trying to mine that. डीएसी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया और उसको क्लियरेंसेज नहीं होने दिए, और 1990 से अब हम 2025 में आ गए हैं, आज तक वो प्रोजेक्ट जो है टेक ऑफ नहीं हो पाया। ठीक है, ये खासी के इलाके में एक जगह थी जहाँ पे ये माइनिंग होना था, ये नहीं हो पाया। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में आई थिंक किसका प्रोजेक्ट था, आई थिंक ओएनजीसी का प्रोजेक्ट था, या किसी, नो नॉट ओएनजीसी, कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट था। अगेन उसके लिए डीएसी ने उसमें कंसर्न लगाए, और वो उसको डिले होता गया, डिले होता गया, डिले होता गया। तो जहां पे भी लैंड का सवाल आ जाता है, लैंड जो है, और ऑब्वियसली अगर लैंड एक्वायर होती है तो कोई ना कोई तो अफेक्ट होता है। और अफेक्ट करेक्ट कौन सर। होता है? अफेक्ट जो होता है, जो मासेस होते हैं, जो वहां पर सेटल्ड होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। हाउएवर, I agree that the government has to compensate them adequately. Government has to rehabilitate them adequately. यहाँ पे जो है डीएसी का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि वो उनको कैसे कॉम्पनसेशन, जो फेयर कॉम्पनसेशन होता है वो दिलवाए, और उनको जो रिहेबिलिटेशन है वो भी एक बिल्कुल जो उनको जायज रिहेबिलिटेशन है वो उनको मिले। यहाँ पे डीएसी का रोल आता है। सो सबसे बड़ा कंसर्न जो आता है वो ये इसी में आता है, लैंड का। वैसे इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें इनका इंटरफेरेंस होता है। रादर आई वुड से इनका कंट्रोल ही होता है। तो ये बेसिकली इन नटशेल आई कैन से व्हाट इज सिक्स शेड्यूल इज ऑल अबाउट। करेक्ट सर। करेक्ट सर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। और जिस हिसाब से हमने गलवान के टाइम देखा था 2020 में, बिकॉज़ ऑफ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जो ऑल्दो 2014 तक नहीं हो रहा था, प्रीवियस गवर्नमेंट, ऑल्दो वो पॉलिटिक्स है, मैं उस पे नहीं जाना चाहूँगा, बट हमने जो डेवलप किया उसी वजह से हम चाइना को उस टाइम काउंटर कर पाए थे। अगर हमारे प्रोजेक्ट डिले होते जाएँगे तो हम चाइना को काउंटर ही नहीं कर पाएँगे, और चाइना आज जो हमारे साथ सीज़ फायर करके बैठा है, बिकॉज़ हमारा जो वहाँ पे मूवमेंट हुआ था हमारी आर्म फोर्सेस का इतना क्विकली, जो चाइना ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अगर हम इस चीज़ में पेपर वर्क में फँस गए, तो एवरी इंडियन समझता है सर कि अगर कोई चीज़ पेपर वर्क में फँस गई, पेपर वर्क में, तो उसका क्या होगा? तो ये बात आपकी सही है, बट इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे सर? बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था दैट कि हम 6 शेड्यूल देंगे उनको। अब ये वहाँ पे सोनम जैसे वहाँ पे ये है कि भई वो लोग बहुत बड़े मसीहा टाइप बन गए हैं वहाँ पे, तो ये लोग सब कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन आप क्या निकलते हुए देख रहे हैं? क्योंकि 6th शेड्यूल गवर्नमेंट ने उनको कि बोला था कि हम देंगे, प्लस अब इनकी डिमांड इनके भी आगे जहाँ तक मैंने देखा है कि लद्दाख लोग बहुत गलिबल और बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको अब इनको उसी तरह से माइंडसेट कर दिया गया है, तो अब ये लोग, अब बॉर्डर स्टेट है, तो ऑल्दो वो सबका इन्फ्लुएंस रहेगा ही नेबरिंग कंट्रीज़ का। तो अब इसका सॉल्यूशन आप क्या निकलते हुए देखते हैं सर? क्या गवर्नमेंट 6 शेड्यूल देगी? अगर देगी, सपोज़ देती है, तो क्या उसमें चेंजेस आपको लगते हैं करने चाहिए सर? देखिए, एक चीज जो आपने भी देखी है, सारी पूरा सब लोग देखते हैं, जो कुछ जो है जब अपना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो निकल के आता है इलेक्शन के टाइम पे, और उसके अंदर 50 पॉइंट्स होते हैं, क्या वो सब लागू हो जाते हैं, या वो सब वो कंप्लीट कर देते हैं? कभी नहीं होते। कोई भी स्टेट हो, सेंटर हो, कोई भी स्टेट हो, जो जो वो एजेंडा लेके चलते हैं और बोलते हैं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो आज तक कभी किसी ने देखा कि उसने बाद में किसी ने चेक किया कि टिक मार्क मारे कि ये सब पॉइंट ए से लेके जेड तक पूरे हो गए? कभी नहीं होते। दूसरी बात जो मेरी समझ में आ रही है, मैं नहीं मुझे नहीं इस बारे में डिटेल पता है, बट इतना जो मेरी समझ में आती है, जब पॉलिटिकली उन्होंने ये एक तरीके से एक्सेप्ट किया था कि हम सिक्स शेड्यूल दे देंगे, या वो उसमें मेंशन किया था, मे भी उस टाइम उन लोगों ने उसका इम्प्लीकेशंस को, जिसने वो बनाया उसने समझा ही नहीं कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस है। ठीक है,
किसी ने बोला कि माइनॉरिटी को ये 80% माइनॉरिटी है यहाँ पे, ये सॉरी ट्राइबल्स हैं, इनकी राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, इनको देखना है, यही तो हमारा वोट बैंक है, ये करके तो इनको हमें ये देना चाहिए। और जो आफ्टर ऑल जो वो मैनिफेस्टो बना रहा है वो है कौन? वो भी तो कोई पॉलिटिशियन है या उनके पॉलिटिकल पार्टी का कोई हिस्सा है, वही तो बना रहा है ना। उसको नेशनल सिक्योरिटी की कितनी समझ है, और उसने नेशनल सिक्योरिटी को कितना पढ़ा हुआ है, उसने कितना देखा हुआ है कि उसने वो समझे कि भाई नहीं, इसका ये इम्प्लीकेशन आगे चल के आ सकता है। तो ये मेरे हिसाब से एक तरीके से कोई मिस्टेक है ऑन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच दे आर ट्राइंग टू नाउ करेक्ट. Okay, that's why they are dragging the feet. Otherwise, it would have been given very easily. There was not a point. The matlab if it was a state which was not sensitive in terms of the border, then they maybe it would have been implemented also. हो सकता है कि बाद में जो सिक्योरिटी रिलेटेड हमारा एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने भी कंसर्न रेज किया हो कि यू कांट डू दिस. Okay, they may have gone back to the government to say so that you can't implement like this, and this the implications are going to be like this, severe like this. So that's why the government has reconsidered. Now, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और ये एग्जांपल कोई हियर से नहीं है, मेरा पर्सनली क्या कहते हैं एक्सपीरियंस किया हुआ एग्जांपल है. लद्दाख में कोई भी डिफेंस प्रोजेक्ट आप अंडरटेक करें, मैं एक बहुत छोटे से प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. पहली बात, आप कुछ भी मैन मटेरियल मशीनरी लद्दाख में तो है नहीं, आप बाहर से मूव करते हैं, मनाली से लेके आएंगे, दिल्ली से लेके आएंगे, चंडीगढ़ से लेके आएंगे, कहीं से लेके जाते हैं. तो कैसे मूव करेंगे आप? वहाँ कोई ट्रेन तो जा नहीं रही है, तो आप कैसे लेके जाते हैं? बाय रोड लेके जाते हैं, ट्रक्स में लेके जाते हैं. तो आपने ट्रक में लोड किया, जैसे ही आप लद्दाख के बॉर्डर पे पहुंचते हैं, जो लद्दाख का जो यूनियन है, जो उनका ट्रांसपोर्ट यूनियन है, वो आपको फोर्स करता है कि आप उसको उस ट्रक से अनलोड करें और जो उनका लोकल ट्रक है उसके अंदर लोड करें. ओके, तो अभी आप देखिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको एडिशनल जो है एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो गया कि उसने उसको अनलोड करना है, उस वाले दूसरे वाले ट्रक में लोड करवाना है, प्लस अब उसको जो लद्दाख के जो यूनियन है उसके रेट के हिसाब से जो है आपने पेमेंट करना है. और जहां तक मेरे को जानकारी है, कुछ साल पहले वो रेट था 20, आई थिंक if I'm not wrong, it was some 23 rupees, 2300 or 23 rupees per ton per kilometer or something like that. 23 rupees per ton per kilometer. Okay, which is, if you compare it to the normal this thing rates, it is pretty high. Now, second thing, I'll give you one example. जो से वन बैग ऑफ सीमेंट जो कि मनाली में 500 रुपए की वैल्यू है, वो जब तक कॉन्ट्रैक्टर अपनी साइट पे किसी भी डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए जब साइट तक पहुंचाता है, उसकी जो कॉस्ट उसको पड़ती है वो 900 रुपए हो जाती है. तो ऑलरेडी जो है वहां पे इस तरीके के मुश्किलात हैं. उसके अलावा लद्दाख का जो वर्किंग सीजन है वो मुश्किल से 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने का वर्किंग सीजन होता है. ठीक है, अब उस 4-5 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्टर ने कितनी जद्दोजहद के साथ काम करना है, तभी वो किसी प्रोजेक्ट को किसी लेवल तक ले जा सकता है. और टाइमलाइंस उसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट होती है. अब उसी में उसमें कुछ और भी कोई अड़चन आने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, अभी जो है आपने पूछा कि क्या गवर्नमेंट इसको किसी लेवल तक एक्सेप्ट करेगी या क्या कर सकती है. मैं गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी, जैसे कि न्यूज में आ रहा है, ऑलरेडी जो है उनसे टॉक्स तो इनके चल रहे थे और टॉक्स ऑलरेडी शेड्यूल भी थे, इसको लेकर डिस्कशन तो ऑलरेडी ऑन थे और डिस्कशन हो भी रहे थे. तो जहां तक है मेरे ख्याल से, मेरा जो समझ में आता है, गवर्नमेंट उनको यही समझाने की कोशिश कर रही होगी कि आप इसको ले लीजिए, हम आपको इसको ये दे देंगे, बट हाउ एवर जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं या जो हमारे आर्म फोर्स से रिलेटेड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. और वो बात कहाँ पे आके अटक रही होगी वो भी मेरी समझ में आती है कि मान लो आप एक रोड बना रहे हैं जो कि आपके लिए तो स्ट्रेटेजिक रोड है, तो वो स्ट्रेटेजिक रोड शुरू होएगी पॉइंट ए टू पॉइंट बी. द लेंथ में बी से 60 किलोमीटर, कुड बी 80 किलोमीटर, वॉट एवर इट इज. सो दे वुड से कि आप जो बॉर्डर से जो है 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पे आप ले लीजिए ये ब्लैंकेट सैंक्शन, बट जो बाकी है वहां पे हमारा इंटरफेरेंस होना चाहिए. बट बात वही हो जाती है, प्रोजेक्ट तो
सम टोटल होता है, पीसेज में नहीं होता है। तो अगर आपको कहीं पे क्लियरेंस लेना पड़ रहा है, कहीं पे नहीं लेना पड़ रहा, जैसे कि आपने देखा जो अपना जम्मू श्रीनगर हाईवे बना, जो नया बनाया गया और उसमें जो ब्रिजेज और सब कुछ बना है, उसमें डिले इसी वजह से हो रहा था क्योंकि लैंड एक्विजिशन वाज बिकमिंग ए बिग प्रॉब्लम। So that is a big problem everywhere. So that is where I think जो आपस में जो डिस्कशन चल रहे होंगे या आपस में जो है गिव एंड टेक चल रहा होगा, वो इन्हीं चीजों पे चल रहा होगा। मैं ये बात समझता हूँ कि वो लद्दाखी भी इस बात को समझते होंगे कि जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए तो कंसेशन देने पड़ेंगे, बट साथ साथ वो कह रहे होंगे कि नहीं आप इतने में ले लीजिए, इस एरिया में ले लीजिए, यहाँ नहीं लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ मत लीजिए। तो उसमें आके जो है वो डिस्कशंस में थोड़ा टाइम लगता है, और यही रीजन मेरी समझ में आता है कि इसी वजह से ये अभी तक एक तरीके से आई विल से कि इम्पास है, नहीं वो क्या कहते हैं, सोल्यूशन मिल पा रहा जी, जी। नहीं, करेक्ट सर, करेक्ट सर। है। कंक्लूजन आई जस्ट ऐड कि सिक्स शेड्यूल is good for Ladakhis or for the, because after all सिक्स शेड्यूल का एक जो इम्पोर्टेंट जो और एम था वो ये था कि जो हमारे जो इन इलाकों में जो पॉपुलेशन है उनका एलिएनेशन नहीं होना चाहिए, दे शुड रिमेन एज टोटली एज करेक्ट पार्ट, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, दैट इज वन रीजन, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दूसरा है कि इट शुड गिव देम प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइबल जितना भी ट्राइब्स हैं और ट्राइबल एरियाज हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना था, और वो होना भी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, मैं उससे कोई, देयर इज नो टू वे अबाउट इट, बट along with that is equally important is the strategic projects of national importance, and that is where I think the local population should understand and give concessions. So I think via media or some kind of an understanding will be reached sooner or later. And I think I'm quite confident that this is not the, I would say, fabric of the Ladakhis to go getting involved into this kind of agitations and kind of burning of vehicles and destruction of property. This is not the fabric of Ladakhi. They are very peace-loving people. They are very humble people, and they are very loving people. So I'm sure the things will settle down. It's a question of a discussion. I think discussions were already on, पर वो थोड़ा बीच में हो गया है, तो वो डिस्कशन चालू रहेंगे और कुछ ना कुछ जो है इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द हमारे सामने आ जाए। करेक्ट सर, होप फॉर द बेस्ट सर, होप फॉर द बेस्ट। एंड सो तब तक के लिए सर थैंक यू वेरी मच सर, आप आए उसके लिए एंड हमें बताया कि क्या इसके पूरे डिटेल्स हैं, आपने सिक्स शेड्यूल का भी बताया और क्या वहाँ पे चल रहा है वो पूरा आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया है सर। सो थैंक यू वेरी मच सर आने के लिए और हमें ये समझाने के लिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर गिविंग सो मी एन अपॉर्चुनिटी, एंड जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।